नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी बाय एस कुमार में। मैं हूं एस कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर अपन गणित की यूनिट 1 का क्लास 2 इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर अपन बड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि बड़े क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं और उन प्रश्नों को आपको कैसे लिख के आना है। दोस्तों, मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट से ही मैं पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी सीरीज से या किसी से कॉपी करता हूँ। मैं आपकी बुक पढ़ता हूँ और उसी बुक के माध्यम से जो क्वेश्चन आपके हैं और पुराने क्वेश्चन जो आ चुके हैं उन्हीं का एक सम्मिश्रित आपके सामने रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आपको जो है ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मिस्र सभ्यता या मिस्र जो पद्धति थी, संख्या पद्धति, उसकी जो है मुख्य कमियां क्या हैं। दोस्तों, मिस्र सभ्यता के अंदर सबसे प्रमुख कमियां जो गणित के अंदर हैं उसको आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है दोस्तों क्या हो जाएगा कि लगातार जो है नए प्रतीकों की आवश्यकता होती है। यहाँ जो है जैसे ही संख्याएं बढ़ती गई, जैसे जैसे लगातार संख्याओं का विस्तार होता गया, वैसे ही संख्या के लिए नए नए प्रतीकों की आवश्यकता होती गई। तो ये जो है उस पर खरी नहीं उतर पाए। अगला है जोड़ने घटाने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इतनी जटिल हैं कि उनको सीखना आसान नहीं था। अगला है भिन्न संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ जो है सिर्फ इकाई भिन्न का प्रयोग किया जाता है। इकाई भिन्न का मतलब होता है 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे करके जो है भिन्नों का प्रयोग किया जाता है, परंतु अन्य भिन्नों का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो है भिन्नों का एक लिमिटेड प्रयोग यहाँ किया जाता है। साथ ही आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ जो है एलसीएम, एचसीएफ, स्थानीय मान, जातीय मान, इनको कोई जो है महत्व नहीं दिया गया। आगे अपन पढ़ते हैं अगले प्रश्न को कि गणित में गलती होने के क्या क्या कारण होते हैं। गणित में आखिर बच्चा गलती क्यों करता है, इसका क्या रीजन है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहला रीजन है इसका लापरवाही के कारण या जल्दबाजी के कारण। बच्चा जो है जल्दबाजी के कारण या लापरवाही के कारण जो है अक्सर गणित के अंदर गलतियां कर देता है। अगला रीजन है कि पूरा पूरा सटीक एवं निकटतम विभाजन न कर पाना। बालक जो है किसी भी संख्या को जब डिवाइड करता है या किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करता है तो उसका एक परफेक्ट आंसर वह नहीं निकाल पाता है। वह उस आंसर के निकट जाकर ही रुक जाता है, जिससे भी जो है उस आंसर की क्लैरिटी जो है नहीं हो पाती है। तो ये भी रीज़न है कि बच्चा जो है जब गणित के अंदर सही आंसर प्राप्त नहीं कर पाता तो वो जो है आत्मविश्वास की कमी के कारण गणित को नहीं पढ़ पाता है। अगला है अनुमान लगाने की गलती। बालक जो है कई बार अपने अनुमान के कारण भी गलतियां कर बैठता है। वो जो सोचता है बिल्कुल वैसा नहीं होता है, उसके विपरीत हो जाता है, तो भी वह गणित के अंदर गलती कर बैठता है। अगला इसमें है अति आत्मविश्वास। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी कई बालक जो हैं गणित को आते हुए प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं। और साथ ही इसमें दे रखा है कि गलत तथ्यों की जानकारी। यदि आप गणित के अंदर तथ्यों को सही रूप से नहीं पढ़ते हो तो भी आप जो है गणित के अंदर गलतियां करते हो। तो ये मुख्य रीजन है। दोस्तों, प्रश्न ऐसे होते हैं कि अगर आप इनको खुद भी सोच कर लिखें तो भी ये इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं। आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके भी इन प्रश्नों का उत्तर पेपर में लिख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित में किन तथ्यों को पढ़ाया जाना चाहिए। कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं, ऐसे फैक्ट हैं जो आप प्राथमिक स्तर पर गणित के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मूलभूत संक्रियाएं जो होती हैं, मुख्य संक्रियाएं जो होती हैं, उनका ज्ञान सर्वप्रथम बच्चों को करवाया जाना चाहिए। जैसे कि जोड़ हो गया, बाकी हो गया, गुणा हो गया या भाग हो गया। ये चार ऐसी मूल संक्रियाएं हैं, यदि बालक को इनका ज्ञान नहीं है तो वो गणित को आगे नहीं समझ पाता है। इसके अलावा है भिन्न। भिन्न के अलावा मापन, माप तोल से संबंधित जानकारियाँ कि किसे आप लीटर कहते हो, किसे आप किलोग्राम कहते हो, ठोस वस्तु को कैसे नापा जाता है, द्रव वस्तु को कैसे तोला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है मापन के अंदर आती हैं। भिन्न जो है उसको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी चीज़ का कोई हिस्सा क्या होता है, किसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो है क्षेत्रफल कितना है, ये जो है गोलाकार आकृति क्या कहलाती हैं, वृत्त हैं, घनाभ हैं, घन हैं, ऐसी आकृतियों की जो है उसे जानकारियाँ दी जानी चाहिए। साथ ही जो है उसे आंकड़ों का प्रबंधन सिखाया जाना चाहिए।
कि अलग अलग डाटाओं को, अलग अलग सूचनाओं को एकत्रित करके जब एक सारणी बनाई जाए तो उस सारणी से आपको क्या क्या फायदा होता है। इसके अलावा उसे जो है पैटर्न का ज्ञान करवाना चाहिए। पैटर्न का मतलब होता है ऐसी आकृतियाँ जो अपना जो है दिशा के अनुरूप पैटर्न बदलती हैं। आपने किसी ने नवोदय विद्यालय का पेपर दिया हो तो वहाँ जो मानसिक आकृतियाँ आती हैं वो पैटर्न कहलाती हैं, जिसमें अगली आकृति आपको ढूंढना रहता है। 3 आकृतियाँ आपको दी जाती हैं, उसी की सहायता से एक अगली आकृति आप ढूंढते हो, तो उसे पैटर्न बनाना कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की कौन कौन सी शिक्षण विधियां होनी चाहिए। जब बालक को आप गणित पढ़ा रहे हो तो उस टाइम पे जो है उसके लिए गणित की कौन कौन सी शिक्षण विधियां, शिक्षण के तरीके आप काम में लेते हो। तो सबसे पहला जो तरीका है, जो सबसे पहली विधि है, उसका नाम है आगमन निगमन विधि। दोस्तों दोनों विधियों का नाम अलग अलग है, परंतु ये दोनों एक ही विधि हैं, जिसके अंदर आगमन में तो पहले आपको जो है उदाहरण दिया जाता है, फिर आपको सूत्र समझाया जाता है, परंतु निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उसका उदाहरण दिया जाता है। तो दोनों एक ही विधि हैं, शिक्षक जो है अपने अनुरूप किसी को भी प्रयोग कर लेता है। ऐसे ही एक और विधि है जिसका नाम है विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के अंदर तथ्यों को कई बार जो है शिक्षक खोल खोल कर अलग अलग करके समझाता है, और संश्लेषण विधि में अलग अलग तथ्यों को इकट्ठा करके एक साथ समझा देता है। तो ये दोनों विधियां भी एक जैसी होती हैं। यहाँ ये पता नहीं लगता है कि कौन सी विधि का प्रयोग शिक्षक अपने अकॉर्डिंग किस रूप में कर रहा है। तो यहाँ जो है दोनों विधियां एकदम परफेक्ट बैठती हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि बालक गणित के कारण विद्यालय क्यों छोड़ते हैं। ऐसा क्या कारण है कि गणित पढ़ने के बाद बालक जो है विद्यालय नहीं आना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब दोस्तों अपन देख लेते हैं। पहला है कि गणित की जो प्रकृति है वो नीरस एवं उबाऊ होती हैं। गणित के अंदर जब बालक पढ़ता है, पहली पहली बार गणित को सीखने का प्रयास करता है, यदि उसे कठिनाई महसूस होती है तो उसका उसमें मन नहीं लगता है, उसे वह चीज़ उबाऊ लगती है, नीरस लगती है, जिसके अंदर उसे कोई मजा नहीं आता है। इसके बाद है जीवन के अनुभवों के लिए स्थान नहीं है। गणित ऐसा विषय है जो जीवन के अनुभवों से नहीं बना हुआ है। यहाँ तार्किक चीज़ें, अमूर्त चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिनका आपके दैनिक जीवन से ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो यहाँ कम महत्व होने के कारण बालक की इसके अंदर रुचि नहीं होती है। दूसरा है शिक्षण विधि। शिक्षक की शिक्षण विधि, अगर शिक्षक के टीचिंग मेथड, पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है तो भी आप जो है गणित बालक को बोर लगने लग जाती है, कठिन लगने लग जाती हैं, जिसके कारण जो है बालक पढ़ने नहीं आता है, विद्यालय छोड़ देता है। अगला है पाठ्य पुस्तकों की जटिल भाषा। कई पाठ्य पुस्तकें गणित के लिए ऐसी बनाई गई हैं जिनकी भाषा शैली बालक को समझ में नहीं आती है, उसके कारण वो जो है विद्यालय नहीं आना चाहता। इसके बाद 3 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। इन तीनों प्रश्नों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और इन तीनों में से मेरी उम्मीद के अकॉर्डिंग एक ना एक प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, जो है कि गणित शिक्षण में भाषा का क्या महत्व है। कि आखिर आप गणित पढ़ा रहे हो तो इसके लिए आपको अन्य भाषा जैसे गणित हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, इनकी आवश्यकता क्यों होती हैं। तो इसको अपन समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला रीजन दिया गया है कि गणितीय उदाहरणों को समझने के लिए, गणित के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो है आपको गणित की एक अन्य भाषा समझनी पड़ती है। जैसे मैं आपको गणित को हिंदी के अंदर समझा पा रहा हूँ, तो हिंदी का प्रयोग करके मैं आपको गणित की अवधारणाएं समझा रहा हूँ। इसी तरह कोई अन्य शिक्षक होगा, वो अंग्रेजी का प्रयोग करके गणित को समझाएगा, कोई उर्दू का प्रयोग करके गणित को समझाएगा, कोई पंजाबी का प्रयोग करके गणित को समझाएगा। तो अलग अलग भाषाओं के माध्यम से आपको जो है गणित की अवधारणाएं, गणित के कॉन्सेप्ट, गणित के तथ्यों को समझाया जाता है। उसके बाद ही गणित की गणना को समझने के लिए दोस्तों, गणित के अंदर जो आप कैलकुलेशन करते हो, गणनाएं करते हो, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये सब जो प्रोसेस करते हो, ये प्रक्रियाएं जो हैं आप अपने हिसाब से कब समझ पाते हो, आपको लिखी हुई चीज़ें कब समझ में आएगी, जब आपके पास एक कोई ना कोई भाषा का जरिया है उसे समझने के लिए। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि बिना भाषा के आप गणना नहीं कर सकते। उसके बाद है प्रत्येक ज्यामितीय आकृति, चाहे वो वृत्त हो, त्रिभुज हो, घन हो, घनाभ हो, कुछ भी हो, कोई सी भी आकृति, आप उसके बारे में व्याख्या किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही कर पाते हो। इसके बाद है काल्पनिक या अमूर्त
ज्ञान प्रणाली या ज्ञान की जो प्राप्ति है वो आप भाषा के माध्यम से कर पाते हो। किसी चीज़ को आप एक्स या वाई मानकर उसका मान प्राप्त कर लेते हो। तो ये तथ्य जो हैं आप कहाँ से प्राप्त करते हो, किसी न किसी भाषा के रूप में उनको आप प्राप्त कर पाते हो। तो ये जो है गणित शिक्षण के अंदर भाषा का महत्व हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, गणित विषय की प्रकृति कैसी है। दोस्तों आपकी यूनिट का नाम भी यही है, गणित विषय की प्रकृति। तो ये प्रश्न आना तो यहाँ से जो है बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स बनाए हैं, आपको उनकी डिटेल में यहाँ बताता चलूँगा, वैसे ही आपको पेपर में लिख के आना है। सबसे पहला बिंदु है अमूर्तता। गणित जो है अमूर्त तथ्यों को मूर्त बनाकर प्रदर्शित करती हैं। यानी कि किसी वस्तु का आपको मान नहीं दिया गया है और आपको उसका मान निकालना है, तो आप उसे अमूर्त यानी कल्पना करके, जैसे कि मान लो किसी वस्तु का मान नहीं दे रखा है तो आप उसे x मानते हो, तो x मानकर भी आप उस वस्तु के ओरिजिनल मान, वास्तविक मान को, मूर्त मान को प्राप्त कर लेते हो। तो यह अमूर्तता कहलाती है। उसके बाद है तार्किकता। अब यहाँ तार्किकता से हमारा तात्पर्य है कि गणित आपको तर्क करने की आदत प्रस्तुत करती हैं। किसी भी चीज़ को सीधे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसके पीछे के लॉजिक को, तर्क को जानकर ही गणित के अंदर उसे पढ़ा जाता है। उसके बाद है विशिष्टता। दोस्तों विशिष्टता का अर्थ अपन ऐसे लेंगे कि यहाँ जो है ऐसे तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है जो असत्य हो या जो है वास्तविक घटनाओं पर आधारित या वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं हो। उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाएगा जो विशिष्ट हैं, सत्य पर आधारित हैं। उसके बाद है कि गणित के अंदर क्रमबद्धता पाई जाती है। किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक स्टेप वाइज आपको काम करना पड़ता है। आप डायरेक्ट किसी वस्तु को ऐसे सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो है क्रमबद्ध तरीके से उस प्रश्न को हल कर पाते हो। उसके लिए यहाँ आपको एक भाषा मिलेगी, उसके लिए आपको प्रतीक मिलेंगे, उसके लिए आपको सूत्र मिलेंगे, नियम मिलेंगे, सिद्धांत मिलते हैं। तो क्रमबद्धता गणित के अंदर पाई जाती हैं। उसके अलावा है सत्यता। यहाँ उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाता है जो सत्य हैं, जो है वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य होते हैं। उन तथ्यों को शामिल नहीं किया जाता जो सत्य नहीं है। संसार का सबसे शुद्ध विषय गणित ही है, क्योंकि इसके अंदर जो है सर्वाधिक सत्यता और सर्वाधिक शुद्धता पाई जाती हैं। इसके अलावा है कि यहाँ प्रतीक के माध्यम से चीज़ों को समझा जाता है। यहाँ प्रत्येक चीज़ को, लिखित चीज़ को या भाषाई चीज़ को गणित के प्रतीकों या संकेतों के रूप में प्रदर्शित करके समझा जाता है। तो ये जो है आपके गणित विषय की प्रकृति हो जाती है। दोस्तों ये डिटेलिंग जो है आपको वहाँ पेपर में लिखने के लिए काम में आएगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है आपके अगला प्रश्न है कि गणित का जो है आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। आप जो है गणित अभी पढ़ रहे हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपने अभी तक पढ़ी है, वो गणित आज तक आपके क्या क्या काम में आई हैं, तो उसी को समझते हैं। तो सबसे पहला उपयोग तो ये है कि नित्य कार्यों में आप इसे प्रयोग कर पाते हो। आपने सुनार को देखा होगा, जो सोने का व्यापारी होता है, वो अपने जो है गणित के माध्यम से ही अपने नित्य काम कर पाता है। आपने किसी जो है स्टेशनरी की दुकान देखी है, बुक्स वाले की दुकान, वो अपना हिसाब किसके माध्यम से रखता है, जो है गणित के माध्यम से। आपने मंडियों का काम देखा होगा, तो मंडियों में जो काम होता है वो भी गणित के माध्यम से होता है। तो व्यापार वाणिज्य का जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ कार्य है, जिसके अंदर लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, जोड़ने घटाने से संबंधित कार्य होता है, वो सभी कार्य गणित के माध्यम से ही हो पाता है। अगला है बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक है। किसी के अंदर बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, आईक्यू लेवल ज़्यादा है, तो वो गणित के कारण है। तो गणित जो है आपकी आईक्यू लेवल को बढ़ाने का भी काम करते हैं। दूसरा है खाली समय में आप गणित से संबंधित पजल सोल्व करो, आपका जो है बौद्धिक स्तर, आईक्यू लेवल ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। तो खाली समय का सदुपयोग भी आप गणित के माध्यम से कर सकते हो। उसके अलावा है भौतिकी के अंदर, संसार में जितनी भी वस्तुएं, जितने भी आप साधन देख पाते हो, वो सभी जो है गणितीय अवधारणाओं पर आधारित कॉन्सेप्ट से ही चल पाते हैं। एक बस है, उसके अंदर स्पीडोमीटर लगा हुआ है, स्पीडोमीटर के अंदर उसे पता लग जाता है कि हाँ इतनी स्पीड है, इतना नहीं है। तो वो चल कैसे पा रही है, गणित के माध्यम से। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई बस चल रही है, कार चल रही है, तो आपने जब 60 बोला तो ये एक गणित की अवधारणा है, जो फिजिक्स के अंदर, भौतिक जीव विज्ञान के अंदर इसको आपने प्रयोग लिया है। तो ये सब जो है आपके गणित के अंदर काम लिया जाता है। अगला है तार्किकता को बनाए रखने में। प्रत्येक चीज के पीछे के लॉजिक को जानने के लिए आप गणित का उपयोग करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई टेबल बना दी है,
तो टेबल का आकार आपको पता है कि टेबल वो होती हैं जिसके चार पैर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो लकड़ी की हो या लोहे की। तो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आप उसके पीछे तर्क को जानकर ही आप उसका प्रयोग कर पाते हो। तो प्रत्येक चीज़ के पीछे जो तर्क है, लॉजिक है, वो गणित के माध्यम से दिया जाता है। और दोस्तों आज के अपन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो निबंधात्मक हैं और आपको खुद पढ़ने हैं। दोस्तों दो प्रश्न ऐसे हैं जो आप आसानी से अपनी बुक या सीरीज से पढ़ लेना, और दो क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि माया सभ्यता में गणित का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों ये क्या है कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप अगर एक बार खुद भी पढ़ लोगे तो भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ रटने से संबंधित कार्य हैं। उसके अलावा बेबीलोनियन सभ्यता में गणित किस प्रकार से पढ़ा जाता है, तो उसको भी अपन यहाँ डिस्कस जो है आपको खुद डिस्कस करना है, और अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेबीलोनियन सभ्यता के अंदर गणित के अंदर जो है 60 से लेकर 20 तक की संख्या, 120 तक की संख्या है, जहाँ संकेतों की गड़बड़ी के कारण उसको समझा नहीं गया है और वर्तमान में यह पद्धति काम में नहीं ली जाती हैं। तो ये बेबीलोनियन सभ्यता में आपको लिखना है, और आप खुद भी पढ़कर किताब से सीरीज से लिख सकते हो। अब ये दो प्रश्न जो है मैं आपको समझा देता हूँ। तीसरा प्रश्न है कि हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति क्या है। तो दोस्तों वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे वैश्विक स्तर पर जो संख्या पद्धति काम में ली जा रही हैं, गणित जो आपके विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, जो दैनिक कार्यों में आप उपयोग में लेते हो, वो हिंदू अरेबिक प्रणाली है, जहाँ 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के माध्यम से सभी क्रियाएं पूरी की जाती हैं, चाहे वो जोड़ने की हो, घटाने की हो, बाकी करने की हो, यानी गुणा करने की हो, भाग करने की हो, या किसी भी चीज़ का मान निकालने की हो। तो सभी जगह जो गणित का प्रयोग हो रहा है वो हिंदू अरेबिक प्रणाली है। हिंदू अरेबिक प्रणाली में 10 अंक होते हैं, 10 आधारी संख्याएं हैं, स्थानीय मान यहाँ निकाला जा सकता है, एचसीएफ, एलसीएम, गुणनखंड, सभी प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं हिंदू अरेबिक प्रणाली के माध्यम से की जाती हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ लिखना है तो आप अपनी सीरीज के अंदर से भी देख के लिख सकते हो। इसके अलावा लास्ट प्रश्न है कि गणित की व्यापकता और बहुलता किस प्रकार से आप समझाओगे। तो गणित की व्यापकता और बहुलता से संबंध में आपको समझाता हूँ कि गणित जो है प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर उपयोग में लिया जाता है, प्रत्येक विषय के अंदर गणित की उपयोगिता है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अर्थशास्त्र हो, नैतिक शास्त्र हो, कोई सा भी आपके विज्ञान क्यों ना हो, वो गणित के बिना अधूरा है। गणित का दैनिक जीवन में उपयोग दोस्तों इतना है कि प्रत्येक विषय के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। आप जो है अंग्रेजी जब पढ़ते हो तो उसके अंदर ईस्वी या किसी भी युद्ध की तारीख को प्रदर्शित करने के लिए आप गणित का प्रयोग करते हो। जो आप कैलेंडर प्रयोग करते हो तो कैलेंडर जो है अंग्रेजी से बना हुआ होता है, परंतु उसे आप गणित के अंदर प्रयोग में ले पाते हो। तो प्रत्येक विषय के अंदर गणित एक व्यापक रूप से दिखाई देने वाला सब्जेक्ट है, तो यही इसकी व्यापकता और बहुलता हो जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन जरूर प्रदान करें।